हेलो बच्चों, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। तो लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो कवर अप कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कवर अप करने से पहले हम कुछ लास्ट क्लास के जो बचे कुछ टॉपिक्स थे उसे भी देख लेंगे, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स जो थे हो चुके थे, तो उसे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है, वहां पे पेनक्रियाटिक जूस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके कुछ सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस बना रहा था। सिंपलर सब्सटेंसेस जो कि फर्दर ब्रेक डाउन करके और भी सिंपल, जो उसके एकदम बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन का, वो बनेंगे। तो वो यहाँ पे असल में इंटेस्टाइनल जूस कर रहा था। इंटेस्टाइनल जूस पहले प्रोटीन को पेनक्रियाटिक जूस में क्या था, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन था, जो मेनली क्या कर रहा था, आपका प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहा था और उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा था। इस सिंपल सब्सटेंस को फर्दर ब्रेक डाउन कौन कर रहा था, इंटेस्टाइनल जूस, और इसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर ले रहा था। ठीक है, एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो एमिनो एसिड जो बॉन्ड बनाकर लंबा चेन बना लेते हैं और वो प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, ये एक पोर्शन था जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो चुका था वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसे क्लियर अप कर दिया है। प्लस क्या था, इंटेस्टाइनल जूस जो था वो कार्बोहाइड्रेट को वो क्या में कन्वर्ट करा था, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, और लिपेज के एक्शन से फैट्स का जो ब्रेक डाउन हुआ था वो एक सिंपल सब्सटेंस में हुआ था, जिस पर फिर से इंटेस्टाइनल जूस जो था वो एक्ट करके क्या बना रहा था, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो पोर्शन था वो बहुत कंफ्यूज हो चुका था, मतलब लास्ट जो हमारा वीडियो का जो पोर्शन था उसमें, इसे मैं यहाँ पे क्लियर अप करने की कोशिश कर चुका हूँ। मतलब यहाँ पे देखिए आप कि ये फ्लो डायग्राम में आप काफ़ी इसे क्लियर वे में इसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है और इसका क्या जो इसे मतलब हमें कहाँ पे यूज़ करना है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था, फूड का इंटेक करना और उसे ब्रेक डाउन करना ताकि उससे एनर्जी कंज्यूम करना। ठीक है, तो एनर्जी जो था यहाँ पे वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो सकता, वो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स में पहले ब्रेक डाउन हो चुका था। जो फूड जो था वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका था। तो इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को अब क्या होगा, फर्दर ब्रेक डाउन करके सेल्स में ही होगा, ये फर्दर ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी को हम लोग अचीव करेंगे। असल में सेल इसे क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी यहां से ले लेना। ठीक है,
सेल्स में वो एनर्जी का बाद में यूटिलाइजेशन होगा, तो इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जो होता है, और कहीं कहीं पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता है। तो जहां ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली ये जो टाइप का रेस्पिरेशन है ये मेनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है एरोबिक, ठीक है। एयर का इन्वॉल्वमेंट, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है सेल में, जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से फाइनल जो प्रोडक्ट निकल रहा था ग्लूकोज, वो होता है 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट। थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में पाइरूवेट। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ब्रेकडाउन होकर वहां से निकल जाता है आपका एनर्जी, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही हम लोग एक्सेल कर लेते हैं, यही इसी की वजह से हमारे जो ब्रीदिंग में एक्सेलिंग का जो प्रोसेस है, जो सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो रहा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ सेल्स होते हैं उनमें मेनली होता है, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है ये, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट तो होता है, पाइरूवेट में कन्वर्ट तो होता है, मगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर जाता है, ठीक है, प्लस एनर्जी जो होता है वो तो होता ही रिलीज। इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में मेनली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये मेनली ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। क्या है ये, यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल वाला,
सिर्फ ईस्ट ही ऐसा एक फंजाई है जो कि वन सेल वाला है, इसके अलावा जितने भी फंजाई है वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये ईस्ट जो होता है ये मेनली कहाँ इसका यूज होता है, मेनली हम जो ब्रेड खाते हैं या फिर ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में, इसका ब्रेड का मैन्युफैक्चरिंग में इसका मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों होता है मेनली इन्वॉल्वमेंट, देखिए वीट जो होता है, वीट एक स्टार्च है, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्ब है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्ब है। तो इसका ब्रेकडाउन होने पर क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये ग्लूकोज मेनली इस प्रोसेस से जाएगा, अगर इसमें ईस्ट मिला दिया जाए, ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट यहाँ पे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इससे जब मिला दिया जाएगा तो पायरुवेट होगा, पायरुवेट, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट जो हो जाएगा क्या करेगा, इसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर जो ये जो वीट जो था ये क्या होगा, फ्लफी हो जाएगा। क्यों फ्लफी होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, जो क्या करेगा, वीट को बहुत सारा वॉल्यूम प्रोवाइड कर देगा, उसे एक तरह से फुला देगा, ठीक है। इसीलिए ब्रेड को जब क्या किया जाता है, ब्रेड जब कच्चा ब्रेड जो होता है उसे जब क्या किया जाता है, सेका जाता है, तो हीट के वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलने की कोशिश करता है सब, तो उसके वजह से उसका एक स्पॉन्जी जो उसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, स्पॉन्जी जो एक टेक्सचर हो जाता है, वो उसके वजह से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहां से रिलीज हो जाता है, जो बहुत सारे एयर पॉकेट्स बना देता है, ठीक है। तो ये मेनली इसके वजह से ही होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि मेनली आपकी बुक में इसका ही मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसका यूज जो होता है ये बीवरेज इंडस्ट्री, जैसे कि अल्कोहल फॉर्मेशन में भी इसका मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप पूछेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, हम तो सांस लेते हैं, वहाँ ऑक्सीजन बहुत सारा अवेलेबल है, तो एनारोबिक की क्या ज़रूरत। देखिए हमारा बॉडी भले ही सेल्स से बना हुआ हो, मगर कुछ सेल्स अंदर भी तो होते हैं, बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, सब तो सरफेस से कांटेक्ट में नहीं होते, या फिर डायरेक्ट, क्योंकि लंग्स क्या होता है, लंग्स से डायरेक्ट ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को होते हुए सेल्स में जाता है। तो सब सेल्स ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा अवेलेबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी वहाँ पे हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, जब बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तो क्या होता है, जैसे कि मसल्स में जब हम बहुत ज़्यादा विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, मसल्स सेल्स जो होते हैं, मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय उतना जल्दी ऑक्सीजन जो होता है प्रोवाइड उन सेल्स को नहीं हो पाता, ठीक है। उतना जल्दी ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होते हैं उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाते, तो क्या होता है यहाँ पे, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे बन जाता है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, मसल्स में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। मसल्स में स्टोर होने की वजह से ये मसल्स में एक तरह का मतलब क्रैम्प हो जाता है मसल्स में। इसीलिए हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से देखिएगा, अचानक से बहुत दिन बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप सोएंगे रात को, सुबह उठ के देखेंगे आपके मसल्स में बहुत पेन हो रहा है, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्या होता है, क्रैम्प्स, ठीक है। तो मसल्स में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये था मेनली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्लांट्स की भी बात कर ले, प्लांट्स मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऑक्सीजन बहुत सारे, वहाँ पे उनका मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, तो मेनली वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे कहीं भी वो शो नहीं करते, ठीक है। अब ह्यूमंस
की बात करते हैं। ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वहां पे ऑक्सीजन कैसे सेल्स तक पहुंचता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली एयर में क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, वो थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स सपोज ये एक डायग्राम बना दिया मैंने, तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है। ये क्या होता है, थ्रोट, थ्रोट में ये पास करके डायरेक्ट कहाँ जाता है, लंग्स तक। यहाँ पे फर्दर इसका डिवीजन होते ही रहता है, बहुत सारा डिवीजन 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 डिवीजन, ऐसे डिवीजन्स, बहुत सारे डिवीजन्स, नेटवर्क ऑफ डिवीजन्स होते रहते हैं। नेटवर्क ऑफ डिवीजन्स के बाद यहाँ पे फाइनली बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लंग्स के अंदर की बात बोल रहा हूँ मैं, सपोज ये लंग्स है, यहाँ पे बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब है यहाँ से गया, ये इन बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जाकर इसे फिल कर देता है, ठीक है। और इसे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग थोड़ा एनलार्ज करें तो हम देखेंगे इसके पूरे सरफेस पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो होते हैं ऐसे ऐसे ऊपर ही क्या उसे कवर अप किए होते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है। तो इसकी क्या ज़रूरत, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ तक आया, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। फाइन ब्लड वेसल्स है जिन्हें कैपिलरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। फाइन ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज भी कह सकते हैं। तो कैपिलरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में डायरेक्टली एंटर कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में डायरेक्टली, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे एंटर करता है। पहले आप देखिए नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं हमारे नाक का जो ओपनिंग होता है वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, फाइन फाइन हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसे वो छानते हैं, फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है, फिल्टर करते हैं और एंटर नहीं होने देते लंग्स तक। तो ये फाइन हेयर्स इसी के वजह से बहुत ज़रूरी होते हैं, यहाँ पे इनका प्रेजेंस इसके वजह से ही होता है। प्लस क्या होता है, नोस्ट्रिल्स का जो लाइनिंग होता है, उनका जो सरफेस होता है, उसमें बहुत सारा म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब जेली लाइक सब्सटेंस। तो म्यूकस जो होता है वो उसे पूरा वेट करके रखता है। वो क्या करता है, ये जो आपका बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है इसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है। ट्रैप करके यहाँ पे इसे रोक देता है ताकि ये लंग्स तक ना पहुंचे। वरना क्या होता, हमारे लंग्स में बहुत सारा डस्ट, ऐसे करते करते बहुत सारा डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो जाता, हम फिर सांस ही नहीं ले पाते और फिर हमारा डेथ हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एयर जो है वो अंदर जाता है। एयर में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। मेनली मैं ऑक्सीजन मेंशन कर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो यहाँ पे अमाउंट है या वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ तक पहुँचते ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल रहता है इस बैलून में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये जो थ्रोट है, थ्रोट के आसपास बहुत सारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। कुछ हड्डी जो बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे रहते हैं। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिएगा। ये क्यों ज़रूरी है, ये क्या करते हैं, इस थ्रोट को ऐसे कोलैप्स ना कर जाए इससे बचाते हैं, ठीक है। ये उसे पूरा एक्सपांड करके रखते हैं, खोल के रखते हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। वरना क्या होता, अगर ये सब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होते तो क्या होता, अगर हमारा गला कोई घुटता तो हमारा जो विंड पाइप है ये दब जाता और हम उसी समय हमारा दम घुटने की वजह से डेथ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई तक पहुंच गया। एल्वियोलाई में बहुत सारे, उसके सरफेस पे बहुत सारे क्या है, आपके कैपिलरीज है। कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स, फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड के पाइप्स, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज तक पहुंच गए। यहाँ से क्या होगा, सपोज ये कैपिलरी है, ठीक है, और ये
क्या है आपका, ये अंदर उसका अंदर का पोर्शन है, इस एल्वियोलाई का अंदर का पोर्शन है। यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर मतलब जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कोई भी गैस जो होता है वो जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्या करेगा, अंदर जो ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का लो है वो क्या करेगा, उसे पुश करके यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस ये एल्वियोलाई में वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। इसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है बाहर इस एल्वियोलाई में, वापस ये रिटर्न होके इसी फुट विंड पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कुछ वैसे ही होता है। तो ये ओवरऑल था रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस। आपके बुक में एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है ग्लूकोज का, कि अलग अलग एरोबिक या एनारोबिक प्रोसेसेस में ग्लूकोज जो होता है वो कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये पायरूवेट में ब्रेक डाउन हुआ पहले, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। मेनली ये याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये क्या होगा, इन साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे एनर्जी का रिलीज हो जाएगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, एनर्जी का रिलीज हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्लो डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि ग्लूकोज कैसे पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से एनर्जी का एनर्जी जो होता है वहाँ से निकल जाता है। अब ये एनर्जी जो है ये इसको स्टोर कैसे करें सेल में। ठीक है, ये एनर्जी जो है वो सेल में स्टोर कैसे करें। एनर्जी जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व हो जाता है एक प्रोसेस में, वो क्या करता है, एडीपी। एडीपी मतलब एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, इस एनर्जी को यूज करके और अपने साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड बना लेता है अपने साथ, और इसके वजह से क्या बन जाता है, एटीपी, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पहले क्या था, दो फॉस्फेट का बॉन्ड था एडिनोजाइन के साथ, अब क्या हुआ, और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया जो पेरिफेरल बॉन्ड है वो बन गया, और बन गया एक एटीपी। ये एटीपी जो है वो एक एनर्जी करेंसी है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि एनर्जी करेंसी कौन सा होता है सेल में, तो आप लिखेंगे एटीपी। और ये एटीपी जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है, एटीपी जो है, अब क्या होता है, अब जब भी सेल को एक जरूरत पड़ेगा एनर्जी की, एटीपी ब्रेक डाउन होकर फिर एटीपी प्लस आईपी हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, आप सेल जो है सेल यूज कर लेंगे उसे। ठीक है, कोई भी प्रोसेस में
मेनली जो ज़्यादातर प्रोसेसेस होते हैं सेल में वो एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है, हीट एनर्जी जो होता है उनकी उसको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये था ओवरऑल जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेस्पिरेशन जो है काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। आपके बुक में एक फ्लो डायग्राम है, ग्लूकोज का 3 ब्रेक डाउन हो चुका है। एनारोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक में क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिलीज होता है। तो वो जो फ्लो डायग्राम है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये पूरा जो वीडियो है ये समझ आया होगा और ये पोर्शन जो है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।